नमस्कार यूपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अप्रैल 2025 तक के पीरियड को कवर करने वाली घटना सार जो थी वो कवर कर ली थी, और अब जो नई घटना सार है वो आ गई है, जिसमें 2 जुलाई 2025 तक का जो करंट है वो इनक्लूडेड है। आगे बढ़ने से पहले हिंदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियो जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देकर रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक, तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा।
जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। तो हम लोग अब घटना सार शुरू कर लेते हैं। घटना सार जो नई वाली है उसका तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय परिदृश्य था उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपना जो सफर है उसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हुए। ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, तो आवाज अगर ऊपर नीचे है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो है विश्व सतत विकास रैंकिंग 2025। सतत विकास के बारे में हम लोग जानते हैं, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसको हम लोग एसडीजी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको सतत विकास लक्ष्य, और इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन्हीं के संबंध में ये रैंकिंग जो है ये जारी करी गई है यूनाइटेड नेशन एसडीएसएन के द्वारा। मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके पहले हम लोग एसडीजीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एग्जाम में केवल एसडीजी के ऊपर कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक। तो एसडीजी बेसिकली क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले क्या होता है यह हमें समझना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इस तरीके से विकास करना जिससे कि हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन आज के आज खत्म ना हो जाए। हम अपने संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें कि हम इनका आज भी यूज कर सकें, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आने वाले समय में अवेलेबल रहें। तो रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आज भी इनको यूज किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म ना हो जाए, उनके लिए भी बचे रहें और वो भी इनका यूज कर सकें। इस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहा जाता है। ठीक। जिसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो 2012 में, तारीखें आपको ध्यान रखनी है, 2012 में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो पर हुई थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही हुई थी। इस पर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज थी, जो मेंबर स्टेट्स थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस की शुरुआत करी जाए। यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर क्या करें? डेवलप करें। एक ये डिसाइड करें कि हमारे पास क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए एक प्रोसेस शुरू करने के लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया। इसके बाद 25 सितंबर 2015 को, 25 सितंबर 2015 ये इंपॉर्टेंट डेट है। 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, उसमें 193 जो इसके सदस्य देश हैं, उन्होंने 17 गोल्स को सेट किया, और इनको नाम दिया गया क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको नाम दिया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट कब किया गया? 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 सदस्य देशों के द्वारा सेट किया गया। ये लागू कब से हुए? ये फोर्स में कब से आए? ये लागू हुए 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। और यहाँ पर 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इन 17 डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी कुछ टारगेट्स हैं। अब देखिए गोल क्या है। गोल जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है कि हम पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम जो है क्लियर करें, ये हमारा गोल है। अब इस गोल के अंदर कई सारे छोटे छोटे टारगेट्स होंगे कि आज हमको इतना पढ़ लेना है, आज हमको ये टॉपिक फिनिश कर लेना है। तो एक गोल के अंदर कई सारे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जिनको पूरा करना होता है। तो ये गोल्स तो 17 है, लेकिन इन 17 गोल्स के अंदर कुल 169 टारगेट्स भी रखे गए हैं। ठीक। और इनको पूरा करने के लिए जो समय सीमा रखी गई है वो समय सीमा रखी गई है 2030 की। यानी कि ये कहा गया कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन लक्ष्यों को अचीव कर लेना है 2030 तक। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव नहीं करना, लेकिन जो मेजोरिटी है, अधिकांश जो है, उनको 2030 तक अचीव कर लेना है। कुछ को आगे भी करना है,
लेकिन जनरली 2030 की डेट मानी जाती है कि इस तारीख तक अचीव कर लेना है। और क्योंकि 2030 तक इनको अचीव करना है, इसलिए इनको एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो यहाँ पर आपको देके रखे गए 17 हैं। इनको आपको एज इट इज याद कर लेना है। SDG 1 क्या है? गरीबी उन्मूलन। SDG 2 क्या है? जीरो हंगर यानी कि शून्य भुखमरी। SDG 3 है अच्छा स्वास्थ्य। SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड और सैनिटेशन। SDG 7 है हमारे पास क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी यानी कि सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। SDG 8 है अच्छा काम आर्थिक विकास। SDG 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। और ऐसे ही ये हमारे पास कुल 17 SDG हैं। ठीक, मैं थोड़ा समय निकालूंगा और SDG पर कोशिश करूंगा कि एक क्लास दे दूं जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और यहाँ इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने क्या कदम उठाए हैं, कितना वो आगे बढ़े हैं, उन्हीं का आकलन करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN है, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है, वो यहाँ पर हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या सतत विकास रिपोर्ट कहा जाता है। ये जो सतत विकास रिपोर्ट इस साल आई है, 2016 से लागू हुआ, 2025 में जो रिपोर्ट आई है वो कौन सी है? वो 10वीं विकास रिपोर्ट है। ठीक है, ठीक। इसमें इवेल्युएट किया जाता है और देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और कहां तक पहुंचे हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक, तो जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया 10वीं विकास रिपोर्ट है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। और ये पहली बार हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो ग्लोबल लिस्ट है, वैश्विक सूची है, उसमें भारत टॉप 100 कंट्रीज में पहुंच गया है। ठीक, भारत ने 67 का अंक प्राप्त किया है, 67 का उसका स्कोर है। और 2025 SDG इंडेक्स में भारत का 99वां स्थान है। 193 देशों में 99वां स्थान भारत का है, इसको ध्यान रखना है। अंक 67 है और सूचकांक में 99वां स्थान हासिल किया है। चीन जो है वो 49वें स्थान पर है और अमेरिका जो है वो 44वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों की बात अगर की जाए तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव भारत से आगे हैं, जबकि पाकिस्तान की हालत जो है वो भारत से भी बुरी है। ठीक, भूटान 74वें स्थान पर है, नेपाल 85th पोजीशन पर है, बांग्लादेश जो है 114, पाकिस्तान 140th पोजीशन पे है, मालदीव 53rd पोजीशन पर, श्रीलंका 93rd पोजीशन पर है। तो ये भारत से आगे देश हैं, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो भारत से पीछे की पोजीशन पर है। बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ठीक है, आगे अगर देखें तो यहाँ पर G20 कंट्रीज में जो है वो ब्राजील टॉप पर है। जो G20 कंट्रीज है, उन G20 कंट्रीज में सबसे ऊंची पोजीशन पर कौन है? ब्राजील है। चिली जो है 7वें स्थान पर रहते हुए OECD कंट्रीज में सबसे आगे है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं, हमारे पास भारत और जो अड़ोस पड़ोस के देश है उनके बारे में हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है। भारत की रैंकिंग में सुधार दिख रहा है। 2024 में भारत 109वें स्थान पर था, 2023 में 112वें स्थान पर था, 2022 में 121वें और 2021 में भारत 120वें स्थान पर था। यानी कि भारत जो है वो ग्रेजुअल जो है वो एक सुधार दिखा रहा है और अपनी रैंकिंग को लगातार बेहतर करता हुआ चला जा रहा है। और अब 2025 में वो 109वें स्थान से निकल कर आ गया है 99वें स्थान पर। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभार पिछला भी पूछ लिया जाता है और ये पूछ जाता है कितने अंकों का सुधार हुआ है, तो 109 से 99 पर आ गया है। तो कितने अंकों का सुधार हुआ है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पहले इतिहास में हमको नहीं जाना है कि 2020 और 2017 में क्या पोजीशन थी। ठीक, SDG रिपोर्ट में सबसे ऊपर के पहले देश देख लेते हैं कि टॉप कंट्रीज कौन कौन से। तो टॉप कंट्रीज में हमारे पास नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर डेनमार्क है, नंबर 4 पर जर्मनी और नंबर 5 पर जो है वो फ्रांस है। तो ये 5 देशों के नाम आपको याद रखने हैं।
जिनमें तीन शुरुआत के तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली पोजीशन पर फिनलैंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क है। अगर हम सबसे नीचे रहने वाले देशों की बात करें तो सबसे नीचे रहने वाले देशों में 167th पोजीशन पर साउथ सूडान है, 166 पोजीशन पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, 165th में चाड है, 164th पर सोमालिया और 163rd जो पोजीशन है उसमें यमन जो है वो आता है। इन सबसे आखिरी पोजीशन पर रहने वाले पांच देशों में तीन चार देश जो हैं वो कहाँ के हैं, वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक। यूरोपीय देश जो है वो टॉप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज सबसे नीचे स्थानों पर पाई जा रही हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास टॉप फाइव हम लोगों ने देख ही ली। सूचकांक रिपोर्ट में 193 देशों में सबसे नीचे के पांच देश, वनुआतू, तुवालू, टोंगा, तिमोर लेस्ते, सेंट विंसेंट है। इनके बारे में एसडीआर में कोई आंकड़ा ही जारी नहीं किया। ये इनकी ऐसी पोजीशन है कि इनको आंकड़ा ही नहीं दिएगा, और जिनका आंकड़ा देके रखा गया उनमें सबसे नीचे ये देश हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो ओवरऑल स्कोर बनाया जाता है वो 17 एसडीजी जो है, ये जो नीचे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखे थे, इनको अचीव करने की दिशा में किसी देश ने कितना प्रोग्रेस किया है उसके आधार पर यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। अगर किसी देश का स्कोर 100 आ जाता है तो ये माना जाता है कि उसने सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लिया है। ठीक है। और जितना कम होता है वो उनके अचीवमेंट से उतनी ही दूर माना जाता है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी का मतलब होता है रहने योग्य। तो यहाँ पर बेसिकली उन शहरों को रैंकिंग दी गई है जो सबसे बेहतर है रहने के लिए। ठीक है। इसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर इवेलुएट किया गया और ये बताया गया है कि कौन सा शहर दुनिया में सबसे अच्छा है रहने के लिए, कौन सा शहर दुनिया में सबसे बुरा है रहने के लिए, और इसी आधार पर वहां पर रैंकिंग जो है वो प्रदान करी गई है। जारी किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने इसको जारी किया है। किसको? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 को। और यहाँ पर ये कहा गया है कि डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है वो दुनिया का सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी है, दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में उसको देखा गया है। ऑस्ट्रिया का जो वियना है वो दूसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक जो है वो तीसरे स्थान पर है। जो दमिश्क है वो दुनिया में रहने के लिए सबसे बेकार शहर बताया गया है, सबसे कम रहने के लिए योग्य शहर बताया गया है सीरिया का दमिश्क। टॉप 10 जो लिवेबल सिटीज हैं उनमें कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। इस पूरी इंडेक्स को, पूरी रिपोर्ट को बनाने में 173 जो शहरों को इवेल्युएट किया गया है। तो जो EIU है उसने दुनिया के 173 शहरों को इवेल्युएट करके रैंकिंग दी है कि कौन सबसे अच्छा है रहने लायक और कौन सबसे बुरा है रहने लायक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा जो शहर हम लोगों ने देख ही लिया है, नंबर 1 पर कोपेनहेगन है, रैंकिंग जो इसका वैल्यू आई है वो 98 आई है। फिर वियना है ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का, और पांचवा है स्विट्जरलैंड का जिनेवा। सबसे कम रहने लायक जो शहर हैं, यानी कि जहां पर रहना अच्छा नहीं माना जा रहा है, जो रहने लायक नहीं है बेसिकली अगर देखें, क्योंकि वहां पर शिक्षा बेहतर नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। उनमें 173rd पोजीशन पर दमिश्क है सीरिया का, 172nd पोजीशन पर लीबिया का त्रिपोली है, बांग्लादेश का ढाका 171वीं पोजीशन पर है, कराची पाकिस्तान का 170वीं पोजीशन पर, और अल्जीरिया का अल्जियर्स 169th पोजीशन पर। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स लेके रखे जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लेके रखे जाते हैं, जिनके आधार पर इन जगहों का इवैल्यूएशन किया जाता है, ये पता करने के लिए कि वो लिवेबल हैं या नहीं है और कितने लिवेबल हैं। तो यहाँ पर इनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के आधार पर शहरों को रैंक किया जाता है। 30 गुणात्मक बोले तो क्वालिटेटिव, मात्रात्मक बोले तो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, और इनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके रखा गया है, जिनमें पहली है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, यानी कि वहां पर जो क्राइम रेट है वो कैसा है, वहां पर जो टेररिज्म है वो, उसका इम्पैक्ट तो ज्यादा नहीं है, और वहां पर जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस आधार पर उन पॉलिसीज को भी इवेलुएट किया जाता है। तो ये स्टेबिलिटी वाली कैटेगरी में आ गया। हेल्थ केयर,
हेल्थ केयर में यहाँ पर देखा जाता है कि भाई वो शहर है, जिस शहर को हम इवेल्युएट कर रहे हैं वहाँ पर हेल्थ सिस्टम कैसा है, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या लोग अस्पतालों और दवाओं तक उनकी पहुंच है, क्या उनको इलाज समय पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी देखी जाती हैं। जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है वहां पर अगर कोई व्यक्ति रहने लगे तो वो बीमार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो कहाँ जाएगा। तो कोई शहर रहने लायक तब माना जाएगा जब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी कैसी होंगी, अच्छी होंगी और पहुंच में होंगी, इतनी बहुत महंगी ना हो कि जो व्यक्ति है वो उनको अफोर्ड ही ना कर सके। ठीक, क्योंकि फिर उनका होना ना होना बराबर है। साथ ही साथ अगला जो है वो कल्चर और क्लाइमेट है। ठीक, कल्चर और क्लाइमेट है, वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं। किसी भी जगह का जो कल्चर है वो वहाँ के बारे में बताता है। ठीक, साथ ही साथ जो क्लाइमेट है वो कैसा है, अगर वहां पर हवा ऐसी है जैसे दिल्ली की हमारे यहाँ हो जाती है, जहरीली हवा है, तो वो रहने लायक कैसे हो गया। प्रदूषण कम होना चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए। ठीक, एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो संस्कृति और पर्यावरण में एयर क्वालिटी और जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनको देखकर यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा तक पहुंच को देखकर इवेल्युएट किया जाता है। साथ ही वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि चलने के लिए सड़कें ही नहीं है, बारिश हो गई तो पूरा जो शहर है वो तालाब बन जाता है, तो क्या रहने लायक हुआ, नहीं रहने लायक नहीं हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, परिवहन प्रणाली है वो कैसी है, रहने के लिए जो आवास वगैरह हैं वो कैसे हैं, दूरसंचार और दूसरी जो यूटिलिटीज हैं वो वहाँ पर कैसी हैं, जो यूटिलिटीज हैं वो कैसी हैं, ये इनके आधार पर इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो 173 शहरों में जो औसत जो स्कोर आया है वो 76.1 आया है। 100 तो किसी का नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो स्कोर आया है वो 76.1 का आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 5 देख लिए और जो लास्ट के 5 हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया। बाकी यहाँ पर हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025, बाकी बेकार है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। अब नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो जो है वो कुछ सालों से, जब से यूक्रेन वाला मामला हुआ है, नाटो बड़ा चर्चा में है। नाटो की अगर बात करें तो नाटो को स्पेल किया जाता है NATO से, यहीं पर लिखा ही हुआ है, NATO से स्पेल किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और जो यूरोप के जो देश हैं उनका एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है, एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। आसान भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाया गया है जिन्होंने एक दूसरे की रक्षा करने का, एक दूसरे की मदद करने का जो है वो वादा किया है कि अगर किसी एक पर कोई हमला करेगा तो उसको सब पर हुआ हमला मान लिया जाएगा और सभी मिलकर उसका क्या करेंगे, सामना करेंगे। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई थी और इसकी शुरुआत में 12 मेंबर कंट्रीज थी। 12 मेंबर कंट्रीज थे जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इंपॉर्टेंट थे। और आज की बात अगर की जाए तो आज कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, आज इसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं, 32 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है या जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में बट गई थी। दो सुपर पावर्स उभर के सामने आई थी, एक रशिया उभर के आया था और दूसरा हमारा अमेरिका उभर के आया था, और दोनों के बीच जो कोल्ड वार है वो कोल्ड वार शुरू हो गई थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था। सोवियत संघ, आज का रशिया नहीं, उस समय उसको USSR बोला जाता है, रशिया तो बाद में बना जब आ, उसका विघटन होता है। ठीक है, तो उस समय ये सोवियत संघ था। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया था, USSR था, उसकी ताकत उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और बेसिकली वो कम्युनिस्ट कंट्री थी और यहाँ पर कम्युनिस्ट जो थॉट्स थे उनका प्रभाव यूरोप तक फैलता चला जा रहा था। और यूरोप हम जानते हैं पूंजीवादी देशों का एक इलाका है। तो ये लोग चाहते थे, प्लस अमेरिका भी चाहता था कि कम्युनिस्ट जो थॉट्स हैं, जो साम्यवादी विचार हैं, उनका इतना विस्तार ना हो। ये भी एक वजह थी दोनों के बीच में टसल की। ठीक है, और इसी प्रभाव को, इसी इसी चीज को रोकने के लिए जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की सुरक्षा के लिए, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की सुरक्षा के लिए अमेरिका की लीडरशिप में
इस मिलिट्री अलायंस को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखा जाए। नाटो का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हमको यहाँ पर इस ट्रीटी के, नाटो की ट्रीटी के आर्टिकल 5 में देखने को मिलता है। नाटो की ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो बेसिकली सामूहिक रक्षा के सिद्धांत की बात करता है। ये कहता है कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर किसी ने हमला कर दिया तो वो ये माना जाएगा कि पूरी नाटो कम्युनिटी पर हमला किया गया है, उसने नाटो के सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर हमला किया है और इसका जवाब मिलकर सभी लोग देंगे। और यही वजह है कि जो रशिया है वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने नहीं देना चाहता है। ठीक है, ये यहाँ पर बात है और इसी वजह से नाटो जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस जो है वो बनकर सामने आया। ठीक, अब यहाँ पर इसी नाटो के बारे में बात हो रही है कि नाटो का जो 34वां शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड के हेग में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने करी? नीदरलैंड ने करी। और हेग में होने वाला नाटो कंट्रीज का यह पहला शिखर सम्मेलन है, पहला समिट है। ठीक, नाटो के सभी 32 सदस्य देशों के जो नेशन हेड्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जो पार्टनर कंट्रीज हैं, और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने नाटो के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको अपने जीडीपी के 5% तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाटो की मेंबर कंट्रीज ने कितना बढ़ाने की बात करी है? 5% तक बढ़ाने की बात करी है जीडीपी के अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को, रक्षा व्यय को। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अगले 10 सालों में 2035 तक अपना जो रक्षा खर्च है वो जीडीपी के 5% तक बढ़ाएंगे। तो टाइमलाइन भी देके रखी गई, कब तक बढ़ा लेना है, 2035 तक का टाइमलाइन यहाँ पर बताया गया है। इस समिट में बेसिकली ये बात जो है वो कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि रक्षा खर्च बढ़ाने की जो कदम है वो उठाया जाना चाहिए। ठीक, अब हम जानते हैं कि नाटो कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को एक तरफा सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर भी जो नाटो समिट हुई उसमें यूक्रेन को समर्थन देने पर सहमति बनी। साथ ही साथ ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और चीन का जो एक बढ़ता आक्रामकता है उसको उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यहाँ पर बात हुई और उसके बाद हम लोगों ने देखा इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पर क्या हो जाता है? युद्ध शुरू हो जाता है। और अमेरिका भी ईरान से कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद किया जाए, और कितना सारा नाटक वहां पर होता है। और अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग करी गई है, उनको नष्ट कर दिया गया। वो नष्ट हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन ये पूरा नाटक जो है वो यहाँ पर चलता रहा। और इस समिट के बाद जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर जारी करी है। और उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वही लिखा हुआ है कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने निर्णय पर कायम है, यानी कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब पर माना जाएगा। और आर्टिकल 5 के बारे में हम लोगों ने अभी बात कुछ देर पहले की ही थी। ठीक, आगे एक चीज लिखी हुई है कि पारंपरिक रूप से नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन है, लेकिन अब तक हुए सम्मेलनों के मामले में यह 76वां नाटो शिखर सम्मेलन है। इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि पारंपरिक रूप से 34वां है, लेकिन अगर अब तक हुए सभी को कंसिडर किया जाए तो 76वां माना जाएगा। अगला जो नाटो का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? अगला नाटो का शिखर सम्मेलन 2026 में तुर्की में आयोजित होगा। अब तुर्की नहीं है, अब तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तुर्की का नाम बदलकर कर दिया गया है तुर्की है। तो अब हम तुर्की नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? तुर्की है बोलेंगे। ठीक, नाटो के 5 सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो अमेरिका है जिसका कुल जो रक्षा खर्च है यूएस डॉलर्स में वो 997 अरब है, और नाटो के खर्च में इसका हिस्सा 66% है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यूएसए है। फिर उसके बाद आती है हमारी जर्मनी, 88.5 अरब डॉलर का रक्षा खर्च है, 6%। फिर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली आती हैं। सबसे बड़े को ध्यान रखिए, बाकी को भी सीक्वेंस में आप ध्यान रखिए। सबसे बड़े का आपको ध्यान रखना है, खर्च का अमाउंट भी और हिस्सा भी आप ध्यान रखेंगे, और बाकी केवल नाम ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में तो वो पर्याप्त है। फिर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स या वैश्विक शांति सूचकांक है ये जारी किया गया है, जो ये बताता है कि दुनिया के कौन से इलाकों में शांति ज्यादा है, कहाँ पर उथल पुथल कम है।
कौन से इलाके? शांत इलाके हैं। कहाँ पर? पीस है। और इसको जारी करता है हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस साल भी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है उसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के द्वारा जारी किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ध्यान रखनी वो ये है कि इसमें विश्व के 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करी गई है। तो ध्यान रखना है कितने देशों को रैंकिंग प्रदान करी गई है? 163 देशों को रैंकिंग प्रदान करी गई है। ये जो रिपोर्ट है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर शांति के रुझानों और वगैरह वगैरह के बारे में बात करता है। ठीक, इसमें 163 देशों को कंसिडर किया गया है। और ये जो 163 देश हैं ये बेसिकली दुनिया के 99.7% जो जनसंख्या है उसको कवर करते हैं। तो इसमें विश्व की 99.7% जनसंख्या के शांति के स्तर का, पीस के लेवल का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पर किया जाता है। कितने? 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया? गुणात्मक का मतलब हो गया क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, और मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पर किया जाता है। कितने? 23। ठीक, 23। अब यहाँ आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन 23 संकेतकों को तीन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत या तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ये हैं समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार, और मिलिटराइजेशन यानी कि सैन्यकरण का स्तर। जाहिर सी बात है अगर किसी देश में मिलिटराइजेशन ज्यादा है तो मिलिटराइजेशन ज्यादा क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां पर उसको भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, शांति कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो आ, प्रभावित हो रही है। यहाँ अगर देखें तो वर्ष 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, और आइसलैंड 2008 से लगातार शीर्ष स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना है, शीर्ष स्थान पर रहा। और जो रशिया है, रशिया को सबसे निचला 163वां स्थान जो है वो दिया गया है। तो टॉप वाला और जो सबसे बॉटम पर है वो हमको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर हमको रैंकिंग एक लिस्ट में देके रखी गई है। लिस्टिंग में क्या है? आइसलैंड नंबर 1 पर है, आयरलैंड नंबर 2 पर है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर, ऑस्ट्रिया नंबर 4 पर, स्विट्जरलैंड नंबर 5 पर है। तो टॉप 5 आप एटलीस्ट ध्यान रख लीजिए। 10 याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखने ही रखने हैं। सबसे अशांत देशों की बात करें तो रशिया है। अब देखिए रशिया तो लगातार युद्ध में इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, तो सबसे अशांत रशिया है। उसके बाद कौन आ गया? फिर यूक्रेन आ गया। फिर सूडान है, इंटरनल डिस्टरबेंसेस चलती रहती हैं सूडान में, कांगो में, यमन में भी जो है इंटरनल डिस्टरबेंसेस चलती रहती हैं। तो इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर शांति का स्तर बहुत नीचा है, और इसीलिए इनको जो बॉटम के 5 देश हैं उनमें रखा गया है। सबसे निचले स्थान पर रशिया है, 163rd पोजीशन पर है। और उसके बाद फिर यूक्रेन, सूडान, कांगो और यमन है। तो इनके नाम आप प्लीज याद कर लीजिए। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 115वां है। ठीक, तो भारत का स्थान 115वां है। 115वां स्थान स्थान है 163 देशों में भारत का। पिछले साल भारत जो था वो 116वें स्थान पर था, तो एक अंक का जो है भारत का सुधार आया है। ये जितनी भी रैंकिंग्स है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए जो हमको बिल्कुल ध्यान रखने, जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वो ये है कि वो जो पर्टिकुलर रैंकिंग है या वो रिपोर्ट है उसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कौन सी, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। टॉप 5, और अगर टॉप 5 में भी दिक्कत है तो कम से कम टॉप 3 तो कर ही ले। टॉप 3 या टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बॉटम की जो बॉटम 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी, ये ध्यान रख लीजिए। भारत का स्थान क्या था पिछले साल, और भारत का स्थान क्या है इस साल, ये हमारी सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी इंफॉर्मेशन में भारत और उसके पड़ोसी देशों को कंसीडर कर लीजिए, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना। हाँ, अगर किसी इंडेक्स या रिपोर्ट का कोई टाइटल अलग से उसको दिया गया है, या उसका कोई थीम वगैरह है, तो वो टाइटल और थीम, या अगर भारत के बारे में कोई स्पेशल वहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, कोई कोट दिया गया, तो उसको भी हमें याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, तो यही इतनी सी बातें जो मैंने बताई वो आप ध्यान रखिए। इसमें एक चीज और है, भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखें तो भारत का स्थान 115वां है, और भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी की पोजीशन जो है वो भारत से
बेहतर है। भूटान 21वें स्थान पर है, नेपाल 76वें स्थान पर है, श्रीलंका 97वें स्थान पर है, चीन 98वें स्थान पर है, और फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा इंडिया, जो कि है 115वें स्थान पर, और बांग्लादेश और पाकिस्तान इससे नीचे की पोजीशन पे जा रहे हैं। फिर है अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा था कि जो नाटो का जो समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम उसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर उसी के संबंध में अमेरिका ने चलाया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। पेंटागन क्या है? पेंटागन यहाँ का डिफेंस का हेडक्वार्टर है अमेरिका का। ठीक। तो पेंटागन ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के क्रियान्वयन की घोषणा की। और ये क्यों किया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ यूएसए द्वारा शुरू किया गया एक अत्यधिक गोपनीय सैन्य अभियान था, ये इसको ध्यान रखना है। ठीक। अमेरिका क्या कहता है भाई, देखिए परमाणु निरस्त्रीकरण संधि भी शुरू हुई थी, और ये परमाणु बम जो है ये एक ऐसा हथियार है जो शांति के लिए बनाया गया है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन का है ना। ठीक। रेजिस्टेंस की बात होती है कि अगर हमारे पास परमाणु बम है तो दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करने से क्या करेगा, हिचकेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार इस्तेमाल हो गई तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और हर दूसरा देश यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएगा, और दुनिया का क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो ये है वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि परमाणु जो हथियार है वो नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो खुद इनका जखीरा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर दादागिरी करके उनके ऊपर ये हुक्म चलाते हैं कि आप नहीं रख सकते। भारत के ऊपर भी चलाया गया था, लेकिन जो इंदिरा गांधी सरकार है उसने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और हम एक परमाणु संपन्न देश बन गए। बाद में फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान दोबारा से परमाणु परीक्षण किया गया। उसके बाद हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन हम झुके नहीं, और हमने कहा कि नहीं, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनेंगे। हालांकि हमने ये भी कहा कि हम नो फर्स्ट यूज का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे, यानी कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक। तो वैसे ही जो ईरान है वो परमाणु बुनियादी ढांचा, उनके उसके ऊपर शक था कि ये जो परमाणु हथियार है वो बना रहा है या उसके पास उसने बना लिए हैं, तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। और ये घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 सप्ताह की स्वनिर्धारित समय सीमा को समाप्त करने के कुछ ही दिनों के बाद हुई, जो तेहरान के प्रति अमेरिकी रुख में एक नाटकीय बदलाव का संकेत है। ठीक। 2 हफ्ते का समय दिया था। पेंटागन ने यह पुष्टि करी कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य फोर्दो, नतांज, ये जगहों के नाम आपको ध्यान रखने, इसीलिए मैं दूसरे कलर से यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस्फहान में स्थित 3 प्रमुख ईरानी परमाणु स्थलों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाना था। तो कहाँ कहाँ पर ईरान के परमाणु हथियारों के जखीरे रखे हुए थे या परमाणु स्थल थे, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक। ये जरूरी है ध्यान रखना। तो इसका उद्देश्य क्या था? बिना व्यापक युद्ध किए ईरान को चौंका कर उसके परमाणु खतरे को निष्क्रिय करना, और पेंटागन ने इसे स्टील्थ युद्ध का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 22 जून 2025 की मिडनाइट को B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स का बेड़ा वहां पर भेजा, और उसने वहां पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स के साथ ईरान पर इन इलाकों पर क्या किया, हमला किया और नष्ट करने की बात करी। यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया बंकर, ब्रेकर्स, बॉम्ब्स का, जो जमीन के नीचे घुसकर जो है विस्फोट करते हैं, और जमीन के नीचे अंडरग्राउंड भी जो फैसिलिटीज होती हैं उन फैसिलिटीज को नष्ट करने का मादा रखते हैं। ठीक। क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोल्डो पर गिराया गया, और उसके बाद तीनों न्यूक्लियर साइट्स के लक्ष्य पर प्रहार किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने बताया कि अमेरिकी बमबारी से ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को भारी क्षति पहुंची है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का मतलब होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसने अपना एनुअल ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो जारी किया। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के पार्ट के रूप में इंडेक्स आता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो एक ग्लोबल रिपोर्ट है जो बताती है कि कोई देश
अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी कि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आ, कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए समझिए, हम जान रहे हैं कि हमारे धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है। तापमान बढ़ने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसेज होती है वो वैसे तो कई सारी होती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, मीथेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। भाप वगैरह भी यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसका एक बड़ा जो जिम्मेदार है वो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है वो इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है कि इसको इस्तेमाल करने की वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो फिनोमिना है वो देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो देश हैं वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हम लोगों ने एसडीजी में भी देखा था, क्लीन एनर्जी वाला एक एसडीजी था, है ना, कि अब देशों को इन फॉसिल फ्यूल्स से मूव करके जाना चाहिए क्लीन एनर्जी की तरफ, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या होता है? क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो कम होता है या नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे हमारे पास विंड एनर्जी हो गई, जैसे जियो थर्मल एनर्जी हो गई। ये सारी जो एनर्जीज हैं इनको हम लोग क्लीन एनर्जी बोलते हैं। और देखिए अभी हाइड्रोजन मिशन इंडिया में चल रहा है, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन में जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये भी एक प्रकार की क्लीन एनर्जी ही है। और मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन हैं वो अपने उत्पादन किस तरीके से उनका किया जा रहा है, इस आधार पर कई तरीके की हाइड्रोजन होती हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, टर्कवाइज हाइड्रोजन, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बेहतर है, क्योंकि इसके उत्पादन में किसी भी तरीके का वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी कार्बन एमिशन वहां पर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो देश है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो पुराने तरीके हैं जिसमें पेट्रोल का, कोयले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, उसको छोड़कर जो नए और जो क्लीन एनर्जी वाले जो तरीके हैं उनको अपनाने में, उनको अडॉप्ट करने में किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी वगैरह, ठीक। जारी कौन करता है? देखा हम लोगों ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसका मतलब क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन का? ठीक, ये बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एनर्जी के वो सोर्सेज जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनको छोड़ना, और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ और क्लीन यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के तरीकों को अपनाना, ये कहलाता है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन। पुराने तरीकों का मतलब क्या गया? फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इनके जलने से क्या होता है? प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो नए तरीके जिनको हम क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं वो कौन कौन से? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है। यहाँ पर कोई भी जो है वो एमिशन नहीं होता है कार्बन और दूसरी चीजों का जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है। तो ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में काम करता है, जो दो मेन बातों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है कि यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट जो वहां पर एनर्जी का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक। ये देखा जाता है कि आज की डेट में वर्तमान में वहां का जो एनर्जी सिस्टम है, ऊर्जा प्रणाली है वो कैसी है। क्या लोगों के लिए सस्ती बिजली और जो सस्ती एनर्जी है वो अवेलेबल है? क्या जो एनर्जी की जो सप्लाई हो रही है वो भरोसेमंद है और सभी लोगों को एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बिजली उन तक पहुंच रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरी चीज यहाँ पर ये देखी जाती है कि क्या ये जो एनर्जी वहां पर जनरेट करी जा रही है क्या वो पर्यावरण के अनुकूल है, क्या वो क्लाइमेट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, ये देखा जाता है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि वो देश भविष्य में क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए कितना तैयार है, ठीक। उसकी पॉलिसीज और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लीन एनर्जी को कितना सपोर्ट करते हैं, वो क्लीन एनर्जी को कितना बढ़ावा देते हैं। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश में सरकार कितनी सारी योजना लेके आई है। हर घर बिजली, पीएम सूर्य योजना जो है जिसमें घरों के ऊपर सोलर जो है वो रूफ टॉप लगवाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे भारत जो है वो आने वाले समय में सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हब बनकर उभरेगा। और भी कई सारी योजनाएं हैं, पीएम कुसुम योजना है, ये सब चीजें इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि सरकारी जो नीतियां हैं वो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही या नहीं दे रही है। देश में जो क्लीन एनर्जी है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्निक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है कि नहीं है। क्या देश इस बदलाव में, किस बदलाव में? फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जो एक मूवमेंट हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसके लिए वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा है या तैयार है या नहीं है। तो ये बेसिकली काम करता है सरकारों और जो बिजनेसेस वहां पर हैं और जो वहां के लोग हैं उनको ये समझने में मदद करता है कि वो जो देश है
वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सरकार है, वो एनर्जी के इस ट्रांजिशन में कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर उन्हें सुधार करने की जरूरत है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोगों ने भी देखा, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना। तो इसी चीज को इवेलुएट करता है ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें भारत को 118 देशों में एक 53.3 के स्कोर के साथ 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुल 118 देशों को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, इंडिया की रैंकिंग है 73 आउट ऑफ 118 कंट्रीज। और जो यहाँ पर स्कोर है भारत का, वो है कितना, भारत का स्कोर है 3.3 का, पोजीशन है 71वां, देश कितने 118। पिछले साल 2024 में इसका स्थान 63वां था, 8 स्थान नीचे भारत जो है वो आया है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत ने एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उनके क्षेत्र में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस करी है, उल्लेखनीय प्रगति, महत्वपूर्ण प्रगति करी है। फिर भी रैंकिंग में गिरावट आई है। यहाँ पर भारत का जो सिस्टम परफॉर्मेंस स्कोर है वो 60.4, और जो संक्रमण तत्परता यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन रेडीनेस स्कोर जो है 42.7 यहाँ पर है। 118 देशों को रैंक किया गया है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क टॉप पोजीशन पर हैं। भारत की स्थिति में गिरावट आई है। यहाँ पर अगर देखें तो 118 देशों में 77 कंट्रीज, जो कि 65% ऑफ टोटल कंट्रीज हैं, उनका जो ओवरऑल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसके स्कोर में 1.1% की ऑन एन एवरेज वृद्धि दर्ज हुई है, जो ये बता रहा है कि यहाँ सुधार हो रहा है, लेकिन ये असमान सुधार है। टॉप 5 कंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी है, टॉप 5 कंट्रीज में नंबर 1 पर स्वीडन है, नंबर 2 पर फिनलैंड है, नंबर 3 पर डेनमार्क है, नंबर 4 पर नॉर्वे और नंबर 5 पर जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड है। भारत की पोजीशन यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है 71वीं पोजीशन है, 71st पोजीशन है, ठीक है, 71वां स्थान है। और भारत का स्थान क्या, 71वां, स्कोर कितना है 53.3। भारत के बारे में कुछ बातें कही गई हैं तो वो हमारे लिए जाननी जरूरी है। यहाँ पर रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा तक पहुंच और जो क्लीन फ्यूल है उसकी उपलब्धता में वृद्धि, जो रेगुलेटरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की तैयारियों में सुधार और मीथेन उत्सर्जन में कमी आदि के सुधारों का उल्लेख किया गया। मतलब भारत में लोगों की ऊर्जा की जो पहुंच है वो सुधरी है। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जहाँ वो इलाके जहाँ पर बिजली नहीं थी पहले, या जो वो इलाके जहाँ पर पहले एनर्जी लोगों को अवेलेबल नहीं थी, वहां पर भी अब एनर्जी और जो बिजली है वो पहुंची है। साथ ही साथ क्लीन जो एनर्जी है, जो 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 स्वच्छ ईंधन है, उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। सरकार ने अपने जो रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें भी सुधार किया है और मीथेन उत्सर्जन में भारत में कमी आई है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर देखें तो चीन 12वें स्थान पर है और अमेरिका 17वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कॉन्गो जो है वो लास्ट पोजीशन पर, स्कोर केवल 4 है। यहाँ पर केवल 28% देशों ने एनर्जी ट्रांजिशन के जो 3 पिलर्स हैं, सुरक्षा, स्थिरता और समानता में सुधार किया है। फिर आगे चलते हैं, 2024 में 2 ट्रिलियन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन है, उसमें 37.8 बिलियन टन का जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर वो पहुंच गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आई है तो उसमें ऊर्जा की मांग क्या है, बढ़ रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं पर भी अगर कोई एक क्वेरी डालते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उसको प्रोसेसिंग करनी होती है, उसके सर्वर्स को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। इसलिए जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी भी उतनी ही मात्रा में रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल जो तनाव चल रहा है, इसकी वजह से भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो हमें ध्यान रखना है। टाइटल क्या है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। यहाँ पर जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डब्लिन आयरलैंड स्थित एक्सेंचर के द्वारा इसको जारी किया गया है। 3 यहाँ पर प्रमुख स्तंभ है इसके, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी, स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी और समानता यानी कि इक्विटी। ठीक है,
पांच कारक हैं: राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्तीय संसाधन, इनोवेशन, अवसंरचना और मानव पूंजी। बस यहाँ पर 43 कुल संकेतक हैं और देशों को 10 से 0 से 100 के पैमाने पर आंका जाता है, उसको इवेलुएट किया जाता है। ठीक, बस जितना अंडरलाइन किया है, आप हाईलाइट किया, बस उतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। क्यूएसए क्वैकरली साइमंड्स। ठीक है, तो क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा ये यूनिवर्सिटी से, शैक्षिक संस्थानों से संबंधित रैंकिंग्स वगैरह जारी की जाती हैं, जिनमें हमारे पास ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी करी गई है। जारी करने वाली बॉडी कौन सी है? क्यूएस है, क्वैकरली साइमंड्स है। और इसमें भारत का आईआईटी दिल्ली 123वीं रैंकिंग के साथ भारत का टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो बन गया है। 12 से 8 नए इंस्टीट्यूट्स को पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया है, जिससे भारत के इंस्टीट्यूट की, इस रैंकिंग में शामिल होने वाले इंस्टीट्यूट की कुल संख्या 54 तक पहुंच गई है। भारत इस सूची में अमेरिका, यूके और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन वाला देश बन गया है। मतलब अमेरिका के 192 इंस्टीट्यूट इस सूची में है, नंबर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट के साथ अमेरिका टॉप पर है। यूके के 90 इंस्टीट्यूट इस में है, और चाइना के 72, और भारत के 54 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में हैं। ठीक है, जॉर्डन और अजरबैजान क्रमशः 6-6 नए संस्थानों के साथ भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के 8 संस्थानों को नए को शामिल किया गया और जॉर्डन अजरबैजान के 6-6 नए संस्थानों को शामिल किया गया है। दुनिया भर के 1500 से ज्यादा टॉप इंस्टीट्यूट्स को इसमें शामिल किया गया है। जारी कौन करता है? क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। कई सारे स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, उसकी अकादमिक प्रतिष्ठा कैसी है, वहाँ पर जो फैकल्टी स्टूडेंट जो रेशियो है वो कितना है, कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर हैं, उसकी रिसर्च का क्या इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उपस्थिति वहां पर कैसी है, और वहां से होने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी कैसी है, वो यहाँ पर आधार पर, उसके आधार पर इसको इवेलुएट किया जाता है। ठीक, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी ये जो रिसेंट जो एडिशन इस रिपोर्ट का आया है, उसमें पिछले साल की तुलना में 48% इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यानी कि 48% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग सुधारी है। यहाँ पर टॉप 150 में भारत के 2 संस्थान हैं, और बाकी जो है वो टॉप 150 के नीचे हैं। तो जो आईआईटी दिल्ली है वो 123वें स्थान पर है, और भारत में पहले स्थान पर आ गई, क्योंकि इसके ऊपर भारत का कोई संस्थान है ही नहीं। आईआईटी बॉम्बे 129वें स्थान पर है, आईआईटी मद्रास 180वें, खड़गपुर 215, आईआईएससी बेंगलुरु 219, आईआईटी कानपुर 222, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328, आईआईटी गुवाहाटी 334वें स्थान पर है, आईआईटी रुड़की 339वें, और अन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो 465वें स्थान पर यहाँ पर है। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो यहाँ पर टॉप पर है? तो उनमें है नंबर 1 पर एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन का इंपीरियल कॉलेज दूसरे स्थान पर है, यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड चौथे स्थान पर, और अमेरिका का हार्वर्ड जो है वो 5वें स्थान पर है। तो ये हमारे पास टॉप 5 यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, और वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 की रैंकिंग यहाँ पर आई है, जो ये बता रही है कि दुनिया के जो टॉप या सबसे अच्छे जो अस्पताल हैं वो हमारे कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी करी है किसने? न्यूज वीक और स्टैटिस्टा ने। जारी करने वाली संस्था का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। और ये रैंकिंग का नाम क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग। और भारत का सबसे अच्छा अस्पताल कौन है? एम्स नई दिल्ली है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली को विश्व का 97वां और भारत का बेस्ट हॉस्पिटल घोषित किया गया है। यानी कि भारत का जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो दुनिया में 97वें पोजीशन पर आ रहा है। 96 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो हमारे देश के सबसे अच्छे अस्पताल से भी अच्छे हैं। ठीक, यहाँ पर 30 देशों के 2400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को इवेलुएट किया गया है, जिनमें इवेल्युएशन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को लिया गया। मरीज की संतुष्टि, यानी कि जो पेशेंट है वो कितना सेटिस्फाइड है वहां पर इलाज के लिए। डायग्नोस्टिक का जो रिजल्ट है वो वहां का कैसा है, डायग्नोसिस का। क्लीनलीनेस वहां पर कैसी है, वहां पर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वगैरह वगैरह, वो वहां पर उनको देखा गया है। एम्स की रैंकिंग में लगातार सुधार होता आ रहा है।
2023 में एम्स 122वें स्थान पर थी, 2024 में 113वें स्थान पर है और अब 2025 में 97वें स्थान पर पहुंचा है। तो 2024 और 2025 का आप ध्यान रखिए। 2025 सबसे जरूरी है, 2024 का भी ध्यान रख लीजिए 113, क्योंकि पूछ देता है कभी कभार कि पिछले साल कितनी रैंकिंग थी या कितने स्थानों का यहाँ पर सुधार सुधार जो हुआ है रैंकिंग में, वो पूछ लेता है। एम्स के अलावा जो बाकी हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ का जो पीजीआई है, ठीक, यानी कि चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER 228वें स्थान पर है। और गुड़गांव का जो मेदांता हॉस्पिटल है वो 146 पोजीशन पर है। ठीक है। दुनिया की टॉप 5 जो हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर अगर है अमेरिका का मायो क्लिनिक, इस पर शीर्ष स्थान पर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहले स्थान पर आ गया, अमेरिका का मायो क्लिनिक पहले स्थान पर है। ठीक, उसके बाद अमेरिका का ही क्लीवलैंड क्लिनिक दूसरे स्थान पर है। कनाडा का टोरंटो जनरल हॉस्पिटल तीसरे स्थान पर है और जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल यूएसए का चौथे स्थान पर है। तो ये दुनिया के 4 मतलब जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। एम्स 97 पर ध्यान रखना है। परमाणु शस्त्रागार पर सीपरी रिपोर्ट 2025, यानी कि जो न्यूक्लियर जो आर्मामेंट्स हैं उन पर सीपरी की रिपोर्ट यहाँ पर जारी हुई है। सीपरी यानी कि SIPRI। एस का मतलब स्टॉकहोम, आई का मतलब इंटरनेशनल, पी का मतलब पीस, आर का मतलब रिसर्च और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी करी है और यहाँ पर बताया है इसमें कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों का, अपने न्यूक्लियर जो वेपन है उनकी संख्या बढ़ाकर 180 कर ली है। यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं भारत के पास वो 180 हैं। ठीक, भारत के परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या 2025 में 180 हो गई है, जो जनवरी 2024 में 172 थे, यानी कि 8 और आ गए हैं भारत के पास। ठीक, भारत नए प्रकार के परमाणु डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिनमें कैनिस्टराइज्ड मिसाइल शामिल है, जो शांति काल में भी तैनात की जा सकती हैं और भविष्य में एक मिसाइल पर एक से अधिक वारहेड ले जा सकती हैं। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स बेसिकली क्या होती है? कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हमारे पास वो मिसाइल्स होती हैं जो एक सील्ड कंटेनर या सिलेंडर के अंदर रखी जाती हैं। तो अगर देखें तो ये आपने देखा होगा, इस तरीके का एक हमारा सील्ड कनिस्टर है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक मिसाइल हमारे पास रखी हुई है। ये मिसाइल रखी हुई, आगे ये वारहेड लगा हुआ है, मिसाइल रखी हुई है, एक कनिस्टर के अंदर है। इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी इस कनिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लॉन्च करने के लिए भी इसी कनिस्टर के अंदर से ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसको स्टोर, ट्रांसपोर्ट और लॉन्च भी इसी कनिस्टर के अंदर से किया जा सकता है। ठीक, अब भारत में कई सारी जो नई और आधुनिक मिसाइलें जो आई हैं वो इसी तरीके की हैं, कनिस्टराइज्ड मिसाइल, जैसे अग्नि 5 जो है, तो भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है वो कनिस्टराइज्ड मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो अग्नि की एक न्यू जनरेशन मिसाइल है वो भी कनिस्टराइज्ड है। ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है वो भी कनिस्टराइज्ड है। और एक नई मिसाइल आई है शौर्य मिसाइल, जो शौर्य मिसाइल है वो भी कनिस्टराइज्ड मिसाइल है इंडिया की, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या 170 यहाँ पर बताई गई है, लेकिन वहां उसने भी नए डिलीवरी सिस्टम जो है वो डेवलप किए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, भारत में 180, पाकिस्तान में 170। ग्लोबली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2025 की शुरुआत में दुनिया में कुल 12,241 न्यूक्लियर वारहेड थे, जिनमें 9,614 मिलिट्री स्टॉक पाइल में संभावित उपयोग के लिए हैं और 3,912 वारहेड जो है वो मिसाइल्स और विमानों के साथ तैनात हैं। तो 12,241 हैं, जिनमें 3,912 इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, किसी ना किसी मिसाइल पर लगे हुए हैं या जहाजों में लगे हुए हैं कि जब चाहे तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी हमारे पास क्या है, वेटिंग में रखे हैं, इस्तेमाल के लिए तैयार है लेकिन वो भी। ठीक, अब यहाँ पर जो पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ पर देकर रखी गई है, जिसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास जो तैनात वारहेड है वो 1770 हैं और जो स्टोर में रखे हुए हैं वो 1900, यानी कि 1770 ऐसे हैं जो किसी मिसाइल या किसी जहाज में रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, तैनात हैं। और जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं वो 1930 हैं। ठीक, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3700। रशिया के पास 1718 और 2591, 1718 तैनात है और 2591 जो है वो स्टोर्ड है। ऐसे ही यूके के पास 120 और 105 है, कुल 225 हो जाते हैं।
फ्रांस के पास 280 तैनात हैं और 10 क्या है, स्टोर में है, कुल 290। चीन ने 24 जो है वो तैयार रखे हैं कभी भी इस्तेमाल के लिए, और 576 स्टोर में है, कुल 600 हैं। भारत के पास तैनात कोई भी नहीं है, सभी स्टोर में है, 180, और 80 पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और इजराइल के पास 90 जो है वो न्यूक्लियर वारहेड है, जो अभी तैनात नहीं है बल्कि स्टोर रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, चेतावनी दी गई है कि अगर 2010 के न्यू स्टार्ट समझौते की अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होने के बाद कोई नया समझौता नहीं हुआ, तो तैनात वारहेड की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। ठीक। दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, इसमें बताया जा रहा है, और उन्होंने अपने हथियारों को एडवांस करना और नए संस्करण, उनके नए एडिशंस की तैनाती जो है वो जारी रखी हुई है। ठीक। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनानास्किस बांध में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा में कनानास्किस बांध में इसका आयोजन किया गया है। G7 की अगर बात करें तो G7 देशों को बोला जाता है ग्रुप ऑफ 7। G7 कंट्रीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है। और ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज वाले देशों का एक अनऑफिशियल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ग्रुपिंग है दुनिया के 7 सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी वाले ग्रुप का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों का ग्रुप है, ये क्लब है ये। शुरुआत इसकी कब हुई थी, शुरुआत इसकी हुई थी 1975 में, और शुरुआत में इसको G6 कहा जाता था। बाद में इसमें कनाडा भी आ गया, और कनाडा आने के बाद इसको कहा जाने लगा क्या, G7। कनाडा कब आया, कनाडा इसमें आया 1976 में जुड़ा गया। अब क्योंकि ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक अनऑफिशियल ग्रुपिंग है, तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस या एक परमानेंट सेक्रेटरीट वगैरह इसका नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं, हम लोगों ने अभी देखा कनाडा जुड़ा है। कनाडा के पहले अगर बात करें तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज में हमारे पास कौन कौन से हैं, तो 7 मेंबर कंट्रीज में एक हमारे पास फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है, और फिर 1976 में इसमें कनाडा भी जुड़ गया। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1975 में ये बना 6 देशों के साथ, 76 में कनाडा जुड़ गया, तो हो गए 7। आगे अगर देखें तो उसकी मेजबानी, क्योंकि कनाडा में हुआ, तो मेजबानी कौन करेगा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसकी जो मेजबानी है वो करी है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, भारत जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, भारत की जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है। तो इसलिए जो G7 देश हैं, उन्होंने मेंबर ना होने के बावजूद भी भारत को अपनी जो भी बैठकें होती हैं उनमें गेस्ट के रूप में आमंत्रित करने की परंपरा बना रखी है, और अक्सर भारत को आमंत्रित किया जाता रहा है। ठीक, और इसको आउटरीच सेशन कहा जाता है। इससे भारत को क्या मिलता है, भारत को इन शक्तिशाली देशों के साथ सीधे बात करने का, अपनी बात रखने का, और जो ग्लोबल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने का मौका जो है वो मिलता रहता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इस शिखर सम्मेलन में G7 के जिन नेताओं ने भाग लिया उसमें शामिल कौन कौन थे। तो ये ध्यान रखना है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम ध्यान रखिएगा तो ये पूछ सकता है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, और यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। भारत को, जैसा मैंने बताया कि भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है, फिर भी पार्टनर के रूप में उसको वहां पर आमंत्रित किया जाता है, साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो भारत के अलावा कुछ और जो देश हैं उनको भी पार्टनर के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया। जैसे जैसे भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है।
इस शिखर सम्मेलन का व्यापक एजेंडा था और कई सारी चीजों पर यहाँ पर बात हुई। इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, इसमें रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान संघर्ष जैसे क्षेत्रीय विवादों पर भी बातचीत यहाँ पर करी गई। ईरान को रीजनल जो इंस्टेबिलिटी है उसका प्रमुख स्रोत बताया गया। G7 ने गाजा में तनाव कम करने और संघर्ष विराम की अपील की, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध विराम की मांग नहीं करी गई। ठीक। शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक यूएसए और यूके के बीच एक नए पोस्ट ब्रेक्सिट व्यापार समझौते की थी, जिसके तहत ब्रिटेन के ऑटोमोटिव और एरोस्पेस प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ है उसमें कटौती की गई और बीफ और एथनॉल जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने की बात करी गई। स्टील टैरिफ पर अभी भी दोनों के बीच में विवाद जो है वो बना हुआ है। ठीक। कुछ प्रमुख निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रमुख निष्कर्ष हमारे पास कौन कौन से? 2023 में अपनाया गया हिरोशिमा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां पर जो एथिकल जो जो संकल्प लिए गए थे उनको यहाँ पर री रेटिफाई किया गया। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए एथिकल कोड बनाए गए और कहा गया कि ये जो एथिक्स है इसको फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर ओईसीडी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सपोर्ट करने की बात कही गई। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि कनाडा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन यानी कि डिजिटल नवाचार के लिए एक नई मिनिस्ट्री, एक नया मंत्रालय स्थापित करने की घोषणा भी इसके दौरान करी है। भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है, पार्टनर कंट्री के रूप में वहां पर गया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और जो डीप फेक्स वगैरह को रोकने के लिए वाटर मार्किंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे कि जो डीप फेक है उन पर एक वाटर मार्क आ जाएगा और पहचाना जा सकेगा कि ये डीप फेक है कि रियल है। साथ ही साथ उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी किया है। यहाँ पर अगर देखें तो इस वर्ष G7 के शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन प्रमुख विषय रहे। कनाडा में उस समय गंभीर जंगल की आग लगी हुई थी, जिस वजह से जलवायु संबंधी जो आपदाएं हैं उनके संबंध में जो बातें हैं उनको वहां पर उठाया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा। हम लोगों ने अभी G7 के बारे में बात की थी और हम लोगों ने देखा था कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो G7 में पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, जिसको आउटरीच सेशन कहा जाता है। तो ये आउटरीच सेशन में जब कनाडा गए तो उसी के साथ यहाँ पर साइप्रस और क्रोएशिया की यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल यानी कि हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन के साथ 15 से 19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा जो है वो की थी। यहाँ पर उन्होंने 51वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी मेजबानी कनाडा ने की थी 15 से 17 जून 2025 तक कनानिस्कस, अल्बर्टा, कनाडा में। हम लोगों ने अभी देखा। फिर यहाँ पर मोदी जो है वो साइप्रस की यात्रा पर जाते हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून 2025 को साइप्रस की यात्रा पर गए। पहले साइप्रस जाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। और ये पिछले 20 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। और हम जानते हैं साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरेनियन से यानी कि भूमध्य सागर पर स्थित है। ठीक है। साइप्रस की कैपिटल क्या है? साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। ठीक है। यहाँ पर उनको जो राष्ट्रपति हैं साइप्रस के, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राजधानी निकोसिया में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3 से सम्मानित किया। मैंने आपसे कहा था कि एक लिस्टिंग बनाते रहिए कि कौन सी कंट्री से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक। ये सम्मान जो है वो देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी महानायक आर्च बिशप मकारियोस 3 के नाम पर रखा गया है। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर देखें तो भारत और साइप्रस ने हाल ही में यूपीआई सेवा को शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। इसके लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूरो बैंक साइप्रस के बीच एक एमओयू यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया है, साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक। इसके साथ ही साथ यहाँ पर
एनएसई इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज सीएसई के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो समझौता है ये एनएसई आईएक्स यानी कि एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन की नींव रखने का काम करेगा। अगला है इनकी प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा। क्रोएशिया यात्रा वो गए हैं बाद में, आखिरी में, और 18 जून 2025 को क्रोएशिया पहुंचे हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने जगरेब हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ठीक, यहाँ पर क्रोएशियाई लोगों ने संस्कृत का उच्चारण किया है और कथक नृत्य वगैरह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। भारत और क्रोएशिया के बीच में कुल 4 समझौते यहाँ पर किए गए हैं, 4 समझौते ज्ञापन हुए हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कृषि और कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उसके संबंध में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन से संबंधित समझौते किए गए हैं। कल्चरल जो आदान प्रदान है उस पर कार्यक्रम का समझौता हुआ है। और क्रोएशिया के जगरेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी, क्रोएशिया के जगरेब यूनिवर्सिटी में की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 306.03 मिलियन डॉलर का रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय संस्कृति और दर्शन यहाँ पर काफी ज्यादा लोकप्रिय है। क्रोएशिया के इवान फिलिप वेजरिन 1790 में एक प्रिंटेड संस्कृत व्याकरण प्रकाशित करने वाले पहले यूरोपीय स्कॉलर थे। इतना ही इसमें करना है। फिर बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख के रखिएगा, उनको सारा यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो जरूरी है हमको वहीं पर ध्यान देना है। तो नाम से ही जाहिर है, बॉन जलवायु सम्मेलन तो कहाँ पर हो रहा है, बॉन में हो रहा है। और बॉन कहाँ पर है, बॉन जर्मनी में है। ठीक, तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की शुरुआत 16 जून 2025 को जर्मनी के बॉन शहर में हुई है। ये जो सम्मेलन है ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसीसी के तहत होता है। इसमें 5,000 से ज्यादा प्रतिभागी सरकारों के प्रतिनिधि वगैरह ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अगर देखें तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक वार्षिक यानी कि एक एनुअल टेक्निकल एक बैठक है जो यूएनएफसीसीसी के तत्वाधान में करी जाती है। इसको सब्सिडरी बॉडीज सेशन भी कहा जाता है। इसको कॉप, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, यूएनएफसीसीसी के द्वारा ही उसको भी आयोजित किया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फोरम इसको माना जाता है। ठीक, COP30 हम लोगों ने इसके पहले भी बात की थी। COP30 का आयोजन जो है वो 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच ब्राजील के अमेजन एरिया में बेलेम शहर में किया जाएगा। अगला ये हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर सवाल एग्जाम में आता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। 148 देशों को यहाँ पर इसमें कंसीडर किया गया है। भारत का स्थान जो है वो 131वां है, यानी कि भारत की जो पोजीशन है वो 131वीं है 148 देशों में। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो भारत का जो ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर है यानी कि जलवायु समानता जो स्कोर है वो 64.1% पर बना हुआ है। कितना है, 64.1% इसका जो है वो ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर है, जो ये बता रहा है कि भारत में जो जेंडर इक्वालिटी है वो बढ़ तो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से ये बढ़ रही है, इसकी प्रगति अभी धीमी है। यहाँ पर अगर देखें तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में तो कुछ सुधार हुआ है। राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, खासतौर से संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट इसके बावजूद भी देखी गई है। ग्लोबल जो जेंडर जो गैप है वो 68.8% तक कम हुआ है, जो कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है जो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान गति से अगर यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की ओर हम अग्रसर रहे तो जेंडर इक्वालिटी प्राप्त करने में 123 वर्ष अभी लगेंगे, तभी हमारे पास जेंडर इक्वालिटी हमको मिलेगी।
अगली बात यहाँ पर है कि ग्लोबल जो वर्क फोर्स है इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 41.2% है, लेकिन जो टॉप पोजीशन वाले जो पोस्ट हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी केवल 28.8% है। यानी कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 41.2% है, अभी इक्वालिटी पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो टॉप पोजीशंस हैं उनमें जहाँ यानी कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, लीडरशिप होती है, वहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 28.8% है। यानी कि टॉप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर महिलाओं को अभी उतना मौका नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये जेंडर इक्वालिटी के 4 डायमेंशंस के आधार पर देशों को रैंक करती है, जिसमें क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज यानी कि आर्थिक भागीदारी और अवसर महिलाओं को कितना मिल रहा है, शैक्षिक उपलब्धि यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स महिलाओं की, उनकी हेल्थ और उनका जो अस्तित्व है उस पर, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसमें जो एक जेंडर इनइक्वालिटी है उसको ये बेसिकली जेंडर गैप को ये मेजर करती है। यहाँ पर हर डायमेंशन के लिए 0 से 1 का पैमाना यहाँ पर तय करके रखा गया है, जहां पर अगर स्कोर 1 है तो ये माना जाता है कि पूर्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूर्ण कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी है, और अगर 0 है तो यहाँ पर कंप्लीट जेंडर इनइक्वालिटी मानी जाती है। टॉप पोजीशन पर रहने वाले अगर हम लोग 5 देशों को देखें तो नंबर 1 पर आइसलैंड है जिसका स्कोर 0.926 है। नंबर 2 पर फिनलैंड है, नंबर 3 पर नॉर्वे, 4 पर यूके, नंबर 5 पर न्यूजीलैंड और नंबर 6 पर हमारा स्वीडन है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे निचला स्थान पाने वाले बॉटम कंट्रीज अगर देखें जहां पर महिलाओं को बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं मिल रही है या ना के बराबर इक्वालिटी मिल रही है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पर पाकिस्तान है जो 148वें स्थान पर है। फिर सूडान है 147 पोजीशन पर, 146 पर चाड है, 145 पर ईरान है और 144 पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। भारत के बारे में हम लोगों ने बात करी कि 148 देशों में भारत का स्थान 131वां है, 2024 में 129वां पे भारत का स्थान नीचे आया है। 2 अंकों की गिरावट भारत को देखने को मिली है, और स्कोर भारत का 64.1% है। एशिया में, साउथ एशिया में 5वां स्थान भारत का यहाँ पर है। अगर हम इसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करें तो जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर 0.9% की वृद्धि देखी गई है अंकों में, और भारत का स्कोर 40.7% हो गया जो पिछली बार से ज्यादा है। इनकम इक्वालिटी में 28.6 से बढ़कर 29.9% स्कोर हो गया है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 45.9% पिछली बार भी थी और अभी भी है, लेकिन अभी तक की ये हाईएस्ट स्कोर भारत का है। एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं महिलाओं की भारत में, उसमें भारत का स्कोर 97.1% है जो हाईएस्ट लेवल है, जो बताता है कि लिटरेसी और हायर एजुकेशन में महिलाओं का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में लिंगानुपात में सुधार और जो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ी है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो एक सब इंडिकेटर है उसका स्कोर नीचे आया है 0.6% तक, और 2023 से भी नीचे भारत जो है वो पहुंच गया है। संसद में महिला सांसदों की संख्या कम हुई है, पिछली बार 14.17% से घटकर अब 13.8% हो गई है। मंत्रियों के संख्या में भी महिलाओं की कमी हुई है, और मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6% आ गई है। पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन बांग्लादेश का रहा है जो 24वें स्थान पर है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो बांग्लादेश 24वें स्थान पर है। फिर 119वें स्थान पर भूटान है, 125वें पर नेपाल है, 130वें पर श्रीलंका है, भारत 131वें पर है, और भारत के बाद मालदीव और पाकिस्तान की पोजीशन आती है। पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, ये हम जानते हैं। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश है, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि निकारागुआ ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, और इससे वो इस संधि को, इस ट्रीटी को, इस समझौते को स्वीकार अपनाने वाला 101वां देश जो है वो बन गया है। ठीक है, ठीक। तो 101वां देश बन गया है, लेकिन अभी ये समझौता प्रभाव में नहीं आया है, क्योंकि इसको प्रभाव में आने के लिए 111 जो देश हैं उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो अब तक इसको 101 देशों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन 111 देशों की स्वीकृति के बाद ये समझौता प्रभाव में आएगा, बस इतना। एक पॉइंट और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में हुए 12वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था, बस। फिर यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा करी है, वैश्विक भू पार्कों की घोषणा की है, 16 नए।
ये जो घोषणा की गई है कब करी गई है? यूनेस्को ने घोषणा 17 अप्रैल 2025 को करी है और इसके ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क शामिल कर लिए गए हैं, जिससे दुनिया में इन देशों की संख्या इन पार्क की संख्या, जियो पार्क की संख्या एक 229 हो गई है। और ये जो है वो 50 देशों में फैले हुए हैं। और ये पूरा जो 229 जियो पार्क्स हैं, ये कुल मिलाकर 8,55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, जो नामीबिया जैसे देश के आकार के बराबर हैं। ये जो नए डिक्लेयर्ड जियो पार्क्स हैं, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैले हुए हैं। और इनकी जो यूनिक जो भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल जो हेरिटेज है, उसके लिए इनको मान्यता दी गई। इसमें ज्वालामुखी श्रृंखला यानी कि वॉल्केनिक जो रेंजेस हैं, पुरानी चट्टानी जो संरचनाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र, फॉसिल साइट्स और रेगिस्तानी जो परिदृश्य हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क की सूची में 11 देशों में फैले हुए 16 नए स्थलों को जोड़ा गया है। यानी कि जो 16 नए स्थल जोड़े गए हैं, ये 11 देशों में फैले हुए हैं। 11 देशों के 16 स्थलों को यहाँ पर जोड़ा गया है, जिनमें हम अगर देखें तो एशिया में अगर देखें तो एशिया के हमको ज्यादा ध्यान रखने हैं। एशिया में चीन का कानबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर प्राचीन ज्वालामुखी और येलो रिवर के लिए मशहूर है। चीन का ही यूनियांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, जहाँ पर 25 करोड़ से पुराने जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उत्तर कोरिया का माउंट टैक्टू यहाँ पर जोड़ा गया है। ये बेसिकली वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं, ग्लेशियल जो कटाव है, इरोजन्स हैं, वो है। और ये यहाँ का पहला जियो पार्क है। इंडोनेशिया का केबुमिन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इंडोनेशिया का ही मेरातुस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। जो जुरासिक एरा की जो जियोलॉजिकल जो विरासतें हैं और हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध इलाका है ये। दक्षिण कोरिया का डनयांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क यहाँ पर आ गया है। साउथ कोरिया का ही ग्योंगबुक डोंगयान को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर किया गया है। यूरोप की बात अगर करें तो इटली का मुलजियो पार्क को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है। नॉर्वे के फोर्ड कोस्ट को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है। स्पेन के कोस्टा क्वेब्राडा को, यूके के एरन को, आ, अगर हम मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका की बात करें तो सऊदी अरब के नॉर्थ रियाद को यहाँ पर घोषित किया गया है। तुबैक पर्वत की तलहटी में स्थित है ये। सऊदी अरब के ही सलमा को जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया, जहाँ पर 74 करोड़ साल पुराने जो ज्वालामुखी और इग्नियस रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। वियतनाम के लॉन्ग सोन को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है। इक्वाडोर के नापो सुमाको को, इक्वाडोर के ही तुंगुराहुआ वॉल्केनो को यहाँ पर घोषित किया गया है। तो इनके केवल नाम ध्यान रखने, इनके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इन 16 का नाम और देश का नाम केवल ध्यान रख लीजिए, मैचिंग में आ सकता है बस। इसकी और कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि भारत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो देश और वहां की जगह को बस। फिर एक ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट जारी करी है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। इस रिपोर्ट को जारी किया है। यहाँ पर अगर देखें तो दुनिया भर के 97 ग्लोबल मार्केट्स को शामिल किया गया, जिसमें मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में ग्लोबल लेवल पर छठा और एशिया पैसिफिक रीजन में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। मुंबई में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पर अगर देखें तो अमेरिका का वर्जीनिया निर्माणाधीन 1834 मेगावाट के डेटा सेंटर कैपेसिटी के साथ टॉप पोजीशन पर है। फिर अटलांटा आता है 1078 मेगावाट की क्षमता के साथ, ये भी अमेरिका का ही है। मुंबई में अगर देखें तो 335 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे ये एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप पर आ जाता है। मुंबई की ऑपरेशन कैपेसिटी में 62% की वृद्धि की अनुमान है। अगर हम देखें यहाँ पर टॉप कंट्रीज को, तो नंबर 1 पर वर्जीनिया अमेरिका है 1834 मेगावाट की क्षमता के साथ। नंबर 2 पर अमेरिका का ही अटलांटा है 178 मेगावाट की क्षमता के डेटा सेंटर्स के साथ। नंबर 3 पर अमेरिका का ही कोलंबस है, फिर डलास, और फिर 5वें नंबर पर अमेरिका का ही फिनिक्स है। छठे नंबर पर भारत का मुंबई आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये टॉप 5 और 6 कंट्रीज यहाँ पर हो जाती हैं। भारत के जो पुणे और बेंगलुरु जो है वो एशिया पैसिफिक के इमर्जिंग डेटा सेंटर मार्केट्स में रेस्पेक्टिवली चौथे और 5वें स्थान पर आते हैं। फिर है नवी ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। तो आयोजन हुआ है ब्राजील के ब्राजीलिया में।
नवी ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, जिसकी थीम ध्यान रखनी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। भारत ने यहाँ पर स्टार्टअप नॉलेज हब की शुरुआत की और एमएसएमई क्षेत्र और डिजिटल इनोवेशंस को औद्योगिक विकास का आधार बनाया। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें पहली बार नए ब्रिक्स मेंबर्स को ने भी पार्टिसिपेट किया। और नए ब्रिक्स मेंबर्स कौन कौन से? इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और यूएई है, जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर जारी करी गई वो क्या थी? वो थी खुले, न्याय संगत और लचीले वैश्विक आर्थिक शासन के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है। 31 जनवरी 2025 को भारत द्वारा शुरू किया गया ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के स्टार्टअप के बीच सीमा पार सहयोग, नवाचार और श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के अंतर्गत भारत में पंजीकृत एमएसएमईज कितने? 5.93 करोड़ है, जिसमें 25+ करोड़ रोजगार प्रदान किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बस ऊपर जो हम लोगों ने देखा है कि कौन से नए मेंबर्स जुड़े हैं और आयोजन कहाँ पर हुआ, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक चीज यहाँ पर आ जाती है, भारतीय कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.45% थी। किसकी? 45.75% थी एमएसएमई की। और वियतनाम जो है वो ब्रिक्स का 10वां साझीदार देश बना है, मेंबर नहीं बना है, पार्टनर कंट्री बनी है। पार्टनर कंट्री कौन कौन से हैं वर्तमान में इसके? वियतनाम, बेलारूस, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। तो ये इतना हम लोग आज रखते हैं। और ये जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वाला है, इसको हम लोग कल के क्लास में खत्म कर लेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग केवल जो एडिशनल जो पॉइंट्स हैं जो नई घटना सार में हैं उसको ही कवर कर रहे हैं। बाकी जो पुरानी घटना सार में हम लोगों ने कवर नहीं किया उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो समय को बचाते हुए हमको चलना है, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।